नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। सामना सवालों का आज करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि जहांगीरपुरी से लेकर जोधपुर तक अजान, हनुमान, ये जो स्थिति बनी हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हनुमान जी तो भय भगाते हैं। मनुष्य को जो मन है वो विचारों पर चलता है, लेकिन अजान वालों को डर लग रहा है। पता। और विचार, किसी को भूत के विचार आ जाएं तो सबसे पहले कहते हैं हनुमान जी का ख्याल। और इतने स्ट्रॉन्ग विचार हैं कि भूत के विचार भाग जाते हैं। अब हनुमान जी से अगर कोई भयभीत हो तो इसका मतलब यह है कि उसका हनुमान जी से परिचय नहीं है। हनुमान जी तो अभय करते हैं। हनुमान जी तो सबसे ऐसा सबका हनुमान जी से परिचय करवाना। हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना। हनुमान जी से परिचय होना ही चाहिए ना। हनुमान जी से परिचय क्या दिक्कत है? आप भारत में रहते हैं, भारत के सभी देव देवताओं से आपका परिचय होना ही चाहिए। आप भारत में रहकर अगर हनुमान जी से अपरिचित हैं तो ये तो सुंदर बात नहीं है, सुंदर सोलंकी जी। भारत तो में रहते हुए राम से परिचय, भारत में रहते हुए कृष्ण से परिचय, भारत में रहते हुए शिव से परिचय, सबका ही हनुमान जी से परिचय होना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि कोई भी भारत का ऐसा सिटीजन, नागरिक होगा जिनका हनुमान से परिचय ना हो, अजान से परिचय होना लाजमी है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भी पता चलना चाहिए कि अजान में कहते क्या है, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कुरान में क्या कहा गया है? आप बहुत जोर से एक बात कही जाती है भारत में कि भारत सेकुलर है और सेकुलर वैल्यू को बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है। अच्छी बात है, लेकिन भारत का सेकुलरिज्म केवल और केवल यहाँ का जो जिसको हम धर्म कहते हैं, उसको धर्म को हम रिलीजन नहीं कहते हैं, और धर्म को उसको नाम किसी और ने दे दिया, हिंदू धर्म। ये हमारा नाम नहीं है, ये बाहर के लोगों ने दिया। लेकिन यहाँ जिसको धर्म कहते हैं वो ये कहता है कि किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो। वो ये कहता है कि उनका रास्ता भी ऐसा है। नहीं, वो कहते हैं रास्ता भी सही है। नहीं, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो। मैंने जो ज्ञान दिया, यहाँ के ऋषियों ने जो ज्ञान दिया, ये नहीं कहा अंतिम है। उन ऋषियों ने ये कहा कि हमने जितना बता दिया था वो पूरा है, पूरा नहीं है। हमने जितना ज्ञान था वो पूरा बताया। आगे आत्म दीपो भव है। अपनी आत्मा के प्रकाश में चलो, अपने ज्ञान के आगे बढ़ो। चरह बहती नेति नेति। यहाँ के धर्म ने ईश्वर से भी सवाल पूछने का अधिकार दिया। आप एक नहीं 100 सवाल पूछ सकते हो, भगवान से भी पूछ सकते हो। ये इस धरती का वैशिष्ट्य है ये। और यहाँ पर आप अगर कोई ये कहे कि ये यहाँ जो सेकुलरिज्म है या सर्वधर्म संभाव है, वो इस धरती के विचार के कारण है। दुनिया में कोई अतिरिक्त विचार लेकर चले हुए हैं, उनके यहाँ अपने ही साथियों के लिए, अपने ही सेक्स के लिए भी वो स्थिति नहीं है। तो इसलिए भारत का सेकुलरिज्म, भारत का सर्वधर्म संभाव भारत के लोगों के आधार पर है। और मुझे ये भी कहना हो कि हिंदू के आधार पर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये ही हिंदू का जो मूल विचार है वही सर्वधर्म संभाव है। वही कहता है कि किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आते हो। अगर सब ये सहन करना शुरू करें, अपने अपने रास्ते की जिद छोड़े, तभी सर्वधर्म संभाव होता है, तभी सच्चा सेकुलरिज्म होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, जो अब तक चलता रहा, वो सच्चा सेकुलरिज्म नहीं था। नहीं, सच्चा सेकुलरिज्म यही है, सर्वधर्म संभाव सही है। जब आप सबको कहो मैं आपका आदर करूं, आप भी मेरा आदर करें ना। मैं आपका आदर करता रहूं, आप मेरा आदर नहीं करें, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसी स्थिति कहाँ दिखी आपका? जहां देखी हनुमान जी की कोई यात्रा निकले और उस पर कोई पथराव करे, क्यों? रामनवमी की कोई यात्रा निकले, उस पर कोई पथराव करे, क्यों? दूसरी तरफ से भी तो ऐसी स्थिति आप हो सके तो पुष्प बरसाइए, नहीं बरसा सके तो कोई बात नहीं है। नहीं, पर ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। नहीं, आप बताइए ना, कहाँ अड़चन पैदा की? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्हीं दिनों में, जिन दिनों की आप बात कर रहे हो, कहाँ उस जगह वहां कौन सी अड़चन पैदा की कि जहां कोई किसी दूसरे संप्रदाय का कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसको डिस्टर्ब किया गया?
आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जो स्थिति देख रहे हैं, चाहे दिल्ली के जहांगीर, मैं पूछ रहा हूँ पहले आपको, मैंने सवाल पूछा ना, आप सामना के सवालों नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप सामना के सवालों में आप सत्य को उजागर करिए ना भाई। वहां कोई दूसरा संप्रदाय कोई कार्यक्रम कर रहा था, उसको डिस्टर्ब किया गया, ऐसा नहीं हुआ पैसा। जो कार्यक्रम हो रहे थे, जो उनको डिस्टर्ब किया गया, जहां आपने जहांगीरपुरी की बात, डिस्टर्ब करने वाली स्थिति की बात, ये हमारे देश के लिए या किसी धर्म के लिए या सारी जिम्मेवारी एक पक्ष को नहीं दे सकते, जिम्मेवारी उनको भी देनी पड़ेगी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जवाबदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदारी के हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। ये जो इनको और उनको बांटना है, नहीं बांटना क्यों हुआ, कौन बांटने गया, क्या जरूरत थी भाई पथराव करने की, वो लोग कौन बांट रहा था, वो लोग बुरे हो, किसने बांट, कोई बुरा नहीं, व्यवहार बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं होता, वही बात, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं सभी वर्गों में, सभी संप्रदायों में, जो गलत करता है उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए। सब संप्रदायों में अच्छे लोग हैं, यही बात है, सब संप्रदाय में अच्छे सद्भाव वाले, जो गलत कर रहा है उसको गलत करने की हिम्मत रखिए। बात यही कर रहे हैं, डंके की चोट पर बताइए कि यहाँ ये गलत हुआ है, तभी ठीक होगा। अगर गलत को छुपाते रहे, ये क्यों हो रहा है करके, ऐसा नहीं, कौन कर रहा है बताइए ना, छुपाइए मत। बीमारी को छुपाने से इलाज नहीं होगा, बीमारी तो ये गलत कर रहा है, गलत एक ही तरफ हो सकते हैं, एक तरफ दो तरफ का विषय कहा है, अब किसने किया वो बताइए ना। आप दो तरफ ऐसे क्यों कर रहे हो, अब जहां से हुआ है वहां से बताइए, जब जिससे होता है उससे बताइए, अब जिससे गलत हुआ है उसकी नाम लीजिए, कहिए कि वो गलत कर रहा है, नहीं होना चाहिए था, यही से समाधान होगा। अगर आप छुपाते रहे अलग अलग जुमलों में, अलग अलग शब्दावली में, तो इस देश में इलाज नहीं होगा वैसा। जो समस्या का समाधान कोई भी गलत करता है, किसी की भी मानसिकता गलत है, उस मानसिकता को उजागर करिए कि कौन पत्थर रखे हुए हैं, कौन छतों में पत्थर रखे हुए हैं, कौन तय करके पत्थर एकदम तो छत पर नहीं जाते। आप गुड़गांव की छतें चेक करिए, कितनी छतों पे आपको पत्थर मिलेंगे, क्यों होता है जोधपुर में ऐसा, कौन पत्थर रखे हुए हैं, छतों पे पत्थर तो बड़ी योजना से आते हैं, ऐसे तो आते नहीं है। तो जहां गलत है, जो गलत है, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, उसको उसी समय चेक करना होगा, बताना होगा, देश की जनता को भी बताना होगा। सब बुरे नहीं होते, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उसको उजागर करना होगा, तो उजागर करके इस चीज का समाधान, जो गलत है उसको गलत कहना होगा। इस देश में बहुत सारे गलत को छुपाते रहे। अध्यक्ष जी, प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभी हुड्डा साहब को कमान मिली है, किस तरह से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण? तो अपने बेटे के लिए कमान चाहते थे, उनको तो नहीं मिली, अपने लिए भी चाहते थे, उनको भी नहीं मिली। उनके खास उदयभान जी को मिली है, मत कहिए। उदयभान जी के लिए पीछे 4 लगा दिए, जैसे पंजाब में लगाए थे। इसका मतलब गुटबाजी कायम है, तो इसका उनके लिए तो अच्छी बात है, जो कि क्यों है। नहीं, मैं उदयभान जी के प्रति मेरी सद्भावना है कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन 4 एक साथ पीछे पीछे, अरे अध्यक्ष हो तो एक ही काफी है ना। मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं सहयोग करने के लिए अच्छा है। नहीं, काय को सहयोग करने के लिए जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, नाम बदल दिया। नाम क्यों? क्योंकि गुटबाजी है। आप तो ये भी कह रहे थे कि दलित की अनदेखी हो रही है, तो दलित बना भी दिया। नहीं, जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्या पूरी हरियाणा की जनता ने देखा है, उदयभान तो मीडिया ने देखा है। उदयभान जी तो दलित, नहीं, आपने फोटो दिखाई ना अशोक तंवर की, अशोक तंवर के लठ लगते हुए फोटो आपने दिखाई कि नहीं दिखाई? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, हम दलित का बेटा था। प्रियंका गांधी कह रही थी लड़की है, लड़ सकती है, यहाँ एक लड़की को काम दिया था, उतार दिया यूं का यूं, कार्यकारिणी भी नहीं बना दे दी। नहीं, अब आप मानते हैं कि कोई चुनौती अब जो आगे चुनाव आएंगे वो खुद ही चुनौती है यार। जब इतने गुट किसी दल में होते हैं, अब तो कांग्रेस खुद के लिए चुनौती है, किसी और के लिए चुनौती की, बाहर की चुनौती की जरूरत क्या है? जब आदमी बीमार शेमार हो जाए तो वो खुद के लिए चैलेंज हो जाता है, बाहर के लिए तो जब होता है तो उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो कांग्रेस और हुड्डा साहब को आप स्वस्थ नहीं मानते हैं? आप मुकाबले के लायक ने जो अपनी हालत की है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, खुद अपने जहाज खुद डुबोया है। अब कांग्रेस तो खुद ही उस काम में लगी हुई है। जब ऊपर का नेतृत्व भाई कमजोर होता है, तब इतने अध्यक्ष हुआ करते हैं। सब गुटों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अनुशासन की वैल्यू कहीं ना कहीं नेतृत्व के सामर्थ्य में छिपी होती है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो अनुशासन कमजोर होता है।
तब गुटों को संतुष्ट करना पड़ता है, तब गुटों को लेकर चलना पड़ता है। नहीं तो एक ही अध्यक्ष काफी होता है और होता रहा है वर्षों तक। इसको समझना पड़ेगा लोगों को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये मिलकर नहीं चल सकते। तो ये आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है। नहीं, मेरे लिए अच्छी बात है, ऐसा विषय नहीं है। ये कमजोर विपक्ष किसी के लिए अच्छी बात नहीं होती लोकतंत्र में। अच्छा विपक्ष होना चाहिए सब। आप तो विपक्ष को बिल्कुल जीरो पे लाना चाहते हैं। आप तो चाहते ही नहीं विपक्ष रहे। बीजेपी का तो पूरा ये एजेंडा ही रहा है कि कांग्रेस को तो बिल्कुल खत्म करना है। विपक्ष तो आप चाहते ही नहीं। हमारा विषय नहीं है। गांधी जी की इच्छा थी, लोग उसको अभिव्यक्त करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत गांधी जी की इच्छा थी। गांधी जी ने कहा था आप कांग्रेस को समाप्त करो। गांधी जी पूरा आप लोग कर रहे हैं। नहीं, आप गांधी जी का मूल विचार देश कर रहा है तो गांधी जी का विचार है, क्या करें उसमें। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का जो हिंद स्वराज था उसको मना किया ना नेहरू जी ने कि आपके डिजाइन से नहीं चल सकते। लिखित में पत्र दिया नेहरू जी ने। गांधी जी के विचारों के साथ कहां चली कांग्रेस? नहीं चली। गांधी जी के विचारों का ऐसी कांग्रेस नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पालन कर रही है। लेकिन एक बात बताइए अध्यक्ष जी, हमने देखा किसान आंदोलन की जो स्थिति है, हालांकि मोदी जी ने मना लिया सबको, आप लोग तो बड़ी कोशिश करते रहे, नहीं माने। अब क्या आप स्थिति समझ रहे कि ये किसान जो आपसे नाराज हो गए थे अब आपके साथ आ गए? क्योंकि बिजली, पानी, उठान, ये सारी दिक्कतें हैं। आप क्यों किसान संगठन की बात करो और उसमें से भी 2-4 लोगों की बात करो। जी, किसान तो बीजेपी से नाराज है। पहली पार्टी है जिस पार्टी के शासन में डंके की चोट पर यह कहा कि ओले पड़ेंगे तो किसान के खेत में नहीं सरकारी खजाने पर पड़ेंगे। 8500 करोड़ का कंपनसेशन हरियाणा सरकार ने इन 8 वर्ष हुए नहीं है, 7.5 वर्ष हुए, 1100 करोड़ से ज्यादा का कंपनसेशन दिया है। भावांतर भरपाई देके सब्जी किसानों को सुरक्षित किया है, उनका बीमा देके सुरक्षित किया है। कितनी सरकारें आई गई और चली गई। CACP में पहली बार ये लेके आए कि 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम। पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने किसानों को सीधा किसान सम्मान निधि के नाते से 6000 रुपए किसानों को देना प्रारंभ किया। कोई और इससे पहले एग्जाम्पल हो तो बता दो। ना 50% प्रॉफिट का एग्जाम्पल है, ना भावांतर भरपाई का एग्जाम्पल है, ना फसल बीमा का इस प्रकार का एग्जाम्पल है इतने पैसे देने का। आप पिछली सभी सरकारों से और मैं कहूँगा बड़ी दिक्कत होती तुलना कीजिए भाई साहब, जो इतना अच्छा दिया है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए आए थे, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, चुनाव में गए थे, लोगों ने नकार दिए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा माफी मांगनी लोगों ने पड़ी। नकार दिए। लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत ग्रेसफुली कहा कि हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसी बात पर अड़े रहे, हम नहीं समझा पाए। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि हम समझा नहीं पाए। और उनके वोट देखिए ना, कितने वोट मिले राजेवाल जी को, बताइए ना आपके चैनल पर। चंदौली के 10 कैंडिडेटों को 10,000 वोट मिले। ये जो चंदौली जी का वो दिखाइए ना, उनका इंटरव्यू दिखाइए। किसान पंजाब जो में बाद में चुनाव के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू दिखाइए। पंजाब में इसलिए वो जो लोग आए थे, पंजाब में भी किसान थे, वहाँ आप लोगों ने अपनी पार्टी की हालत देखी है। मेरी पार्टी वहाँ पर छोटी पार्टी थी। मेरी पार्टी तो पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, छोटी कहाँ पार्टी रह गई। लेकिन पंजाब में तो थोड़ी सी सीटों पर लड़ती थी। पंजाब में तो थोड़ी सी सीटों पर लड़ती थी। अभी शुरू हुई है, थोड़ी सी भी नहीं जीती गई ना। अभी देखना, अभी शुरू, हम भी हरियाणा में ऐसे ही शुरू हुए, थोड़ी सी भी नहीं। अभी जो शुरुआत हुई है, पहली बार उन्होंने पंख खोले हैं, आगे उड़ेंगे मजे से। बहुत अच्छा, जैसे वो तो बहुत दिन से सोच रहे थे। हमने जो काम 2-3 डिकेड पहले शुरू कर दिया था, थोड़ा बढ़ो थोड़ा बढ़ो थोड़ा बढ़ो, 17-18 सीटों पर देवीलाल जी के साथ जाते थे, बंसीलाल जी पर 25 पे आ गए, चौटाला जी से 35 पर लड़ रहे थे, 29 पर लड़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर 50-50 पर आए, फिर 50 वाला ही चला गया तो 100% पे आए, सरकार बनी, 47 सीटें आई, दूसरी बार सरकार लेके आए। ऐसे ही उड़ान, इस बार सरकार ऐसे उड़ान बढ़ती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सरकार यहाँ से भी लेने की फिराक में। आम आदमी पार्टी कह रही कि अब दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, पड़ोस में हिमाचल है और हरियाणा है। हरियाणा पे खास नजर है, आपके स्कूलों की व्यवस्था दिखाती है, बिजली की व्यवस्था दिखाती है, किसान परेशान है, ये चीज दिखाती है, दिल्ली से कंपेयर करती है। हाँ, हरियाणा वालों को पता चल गया यूट्यूबर पार्टी है। हरियाणा को पता चल गया जो टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं सरेआम, हरियाणा के लोगों को पता चल गया। हरियाणा के लोग बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा 1,70,000 करोड़ का बजट है, 20% तो उसमें कम से कम भ्रष्टाचार होता है, 34,000 करोड़ रुपए मैं वहां से बचाऊंगा, 20,000 करोड़ रुपया कम से कम मैं लूंगा जहां मिट्टी रेते से, 54,000 करोड़ हो गया, पंजाब को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई,
लोग बुद्धू थोड़ी हैं। ये जो 1,70,000 करोड़ रुपए बजट होता है, इसमें से 75%, 80% तनख्वाहों का पैसा होता है। केवल 20 से 25% इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है, जिसको पूंजीगत बजट कहते हैं। उसमें से 34 कहाँ बचा लेगा? वो तो होता ही 34 नहीं। हरियाणा में 34% है, तब जाके हम उस स्थिति तक पहुंचे हैं। उसमें से उतना ही बच जाएगा क्या? फिर विकास के काम नहीं होंगे क्या? तो क्या तनख्वाहों में से पैसे बचा लेगा? दूसरी बात, जब आप कह रहे थे इतना बड़ा बजट लेके, तो अगले दिन मान साहब को क्यों भेज दिया कि जाओ प्रधानमंत्री जी के पास पैसे ले आओ? आपने खबर दिखाई ना कि मान साहब पैसे मांग रहे हैं। सवाल वो नहीं, वो जो डंके की चोट पर चुनाव में बैठकर कह रहा था सारा हिसाब लगा लिया है, आप बताइए ना, बताइए कौन? फिर उन मुद्दों से हटके तुरंत विधानसभा में चंडीगढ़ का राह पलापो। अरे भाई पानी दीजिए। लेकिन लोगों का जो कारवा जिस तरह से जुड़ रहा है हरियाणा में, फिट हरियाणा का पानी दीजिए। ये प्यासी धरती पानी चाहती है। ये लोहारू की, सिवानी की, नारनौल की, जहां उसके पूर्वज बसते थे, ये धरती पानी चाहती है। पानी लेकर आइए 19 लाख एकड़ पे पानी। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार अपनी जगह पर है, वो अपना बढ़िया काम कर रही है, बेस्ट डिलीवरी कर रही है। अध्यक्ष जी, जब आप इसलिए करते थे सुंदर सोलंकी जी, पहले आपके लिए सुनिए और आप वाले क्या कर रहे हैं ये सुनिए, फिर डबल इंजन पर आएंगे। डबल इंजन की बात नहीं, जब आप विपक्ष में थे तो अक्सर आपसे बात होती थी, तो आप कहते थे कि SYL का पानी, डबल इंजन की डिलीवरी की बात भी करेंगे। SYL हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आ चुका है, केवल इम्प्लीमेंटेशन बाकी है और तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये हरियाणा इसके लिए कोर्ट भी जाएगा। हरियाणा जो है सब रास्तों से इस पर बात करेगा। कब? तुरंत लगे हुए हैं उस काम। 7 साल तो हो गए, 7 साल से ज्यादा हो गए। हमारे समय में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है, हमने कराया फैसला, उससे पहले नहीं आया था। कांग्रेस के पूरे टाइम में कितना वक्त चाहिए इसके लिए? कांग्रेस पार्टी ने रातों रात काले कानून पास किए। कितना और वक्त चाहिए आप लोगों को? इसमें ये सारा का सारा विषय राजनीति जितनी होनी थी हो चुकी है इसमें जी। अब तो न्यायालय का फैसला हमारे फेवर में, इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे? जब आदेश करेगा इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम उसके लिए गए हुए हैं कि आप इम्प्लीमेंट कराइए। इम्प्लीमेंट को करने में गड़बड़ करता है तो उस पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष जी, ये मानते नहीं आप, जैसे अब स्थिति देखी हमने, बिजली वाली दिक्कत देखी, बिजली की जो समस्या है पूरा प्रदेश में त्राही हुआ पड़ा है। ये क्या ऐसा नहीं मानते कि जो हमारी जो विजन है या जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारा जो शहर गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्री है और दूसरी ज़रूरत है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं हमारी सोच या हमारे प्लानिंग में कमी हो जाती है? सुंदर सोलंकी जी, आप ये देखिए कि पिछले 7 सालों में और अभी तक के महीनों में, ये पिछले 15 दिन छोड़ दीजिए, बिजली की आपूर्ति कैसी थी? अच्छी थी ना? जरूरत ज्यादा नहीं, अच्छी थी ना? पहले उसकी प्रशंसा भी कीजिए थोड़ी सी। अभी गड़बड़ाई के 2 विषय हुए, केवल हमारी नहीं गड़बड़ाई, बहुत राज्यों की गड़बड़ाई, और अब हम 2-3 दिन से बेहतर आ गए, बाकी राज्यों की भी गड़बड़ाई। ये जो बाकी राज्यों से हरियाणा का कंपेयर, हरियाणा तो आपने, अरे भाई, और अभी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, दुनिया का, प्रदेश का, दिल करे, जब दुनिया का, देश का सबसे अच्छा 7 सालों में बड़ा अच्छा का आपका दिल करे तब तो बाकी राज्यों से हम तो पूरे देश की सबकी बात करेंगे, तो जब दिल की बात नहीं, ये तो हमारी गड़बड़ाई है। नहीं, मैं मानता हूँ गड़बड़ाई, लेकिन हम अब ठीक पटरी पर आ गए। अच्छा मैनेजमेंट किया है, 500 मेगावाट कुछ राज्यों से ले ली है, बेटर मैनेजमेंट की है हरियाणा ने 7 सालों में। और मैं कहूँगा कि इस क्राइसिस में भी बेटर है। एक विषय आया कि हरियाणा सरकार अडानी से बिजली खरीदती थी। उसने कहा कि मुझे कोयला महंगा पड़ता है, तो उसने रेट बढ़ाने की बात की। हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई तो पता चला 70% कोयला जो है वो भारत से लेता है, 30% बाहर से लाता है। उसमें भी उनकी अपनी खदान भी है। तो हरियाणा सरकार ने तय किया कि हम 30% बिजली आपसे कम ले लेंगे, ज़्यादा रेट नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में जो रेट है वो तो हमको मालूम है, लेकिन बाहर का कैलकुलेशन हमारे बस का नहीं। और उसके कारण से जो गैप आ रहा था, उसके बदले में हरियाणा सरकार ने 500 मेगावाट का और इंतजाम से हुड्डा साहब का कहना, जो बिजली प्लांट शुरू किए थे वो बंद कर दिए, चलाए भी नहीं गए, हमने तो शुरू किए थे। ये सब बातें अधूरे सत्य होते हैं। ये एक मैं बताता हूँ, अडानी जी के समय ये समझौता किसने किया था बिजली लेने का? हुड्डा साहब ने किया। जो मुंड्रा महनरगढ़ लाइन थी, ये नेशनल ग्रिड में किनके समय में गई थी? हुड्डा साहब के टाइम में गई। ये अधूरे सत्य बोलकर बात ना करें, मतलब जो बात करें ना, आपकी सरकार ने मैं बता रहा हूँ आपको, बिजली
आपका उत्पादन विषय नहीं है, बिजली का रेट विषय है। आपको हाइड्रो की बिजली 1 रुपये मिलती है, आपको पावर प्लांटों की बिजली 5 रुपये 5.5 रुपये तक पड़ती है। बिजली के उत्पादन से ज़्यादा बिजली के रेट का विषय होता है आज की तारीख में। आपको कहाँ से बिजली किस भाव में मिल रही है। आपका अपना उत्पादन अगर महंगा पड़ रहा है तो आप नहीं करते, आपको बाहर से अगर सस्ती मिल रही है तो आप वो लेते हो। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और उसके रेट के 3-3 4-4 गुना अंतर आते हो तो इसलिए मुद्दा ये है कि आपका अपना उत्पादन भी चाहिए, लेकिन आपको अगर भारत भर में कहीं से भी बिजली ठीक भाव पर मिल रही है तो उससे हरियाणा का कम बजट लगता है और उसकी हमेशा परवाह की जाती है। ये ठीक है कि उनके समय में हुए थे, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन इसी समय में मैंने भी खुद प्लांट देखे थे जो पूरी क्षमता के साथ नहीं चलाते थे। क्यों नहीं चलाते थे? क्योंकि बाहर से सस्ती मिल रही है। मैंने पूछा, पीयूष गोयल के साथ झारखंड को मैंने विजिट किया था कुछ वर्ष पहले जब मैं मंत्री था जी। तो मैंने पूछा आप पूरी क्षमता से क्यों नहीं चला रहे? बोला इसलिए नहीं चला रहे कि हमको बाहर से सस्ती मिलती है। तो इसलिए जहाँ से सस्ती मिलती है बिजली वहाँ से ली जाती है। लेकिन अब फिर उन्होंने यमुनानगर में और उस सबको और अच्छा करने की कोशिश की कि ऐसे क्राइसिस के समय कैसे मैनेजमेंट करें। दो अलग क्राइसिस नहीं मिलेगा, ये तो भरोसा दे सकते हैं। बहुत बेटर मैनेजमेंट की है। मैं बेटर मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी की और रणजीत सिंह की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बेटर मैनेजमेंट करके तुरंत सुधारा है इस विषय को। पावर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है, पावर सेक्टर का घाटा कम हुआ है। 24 घंटे बिजली देने के लिए जगमग गांव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत अच्छी तरह से भी पावर को मैनेज किया, इसके लिए सरकार की मैं प्रशंसा करता हूँ। अच्छा सर, सरकार की बात कर रहे हैं आप, 5 साल तो आप भी सरकार में रहे, अभी जो 2.5 साल की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, कुछ अंतर पाते हैं? देखिए, तो हमेशा ही रहेगा। जब आप एक दल की सरकार होती है तो उसका एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो 2 तरह के विचार को लेकर, 2 तरह के घोषणा पत्र को लेकर, 2 तरह के एजेंडे को लेकर चलना पड़ता है और कई सारे तालमेल आपको बैठाने पड़ते हैं। तो उस नाते से तो उसमें जनता का नुकसान होता है, मानते हैं? नहीं, हर बार नुकसान होता है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। नुकसान होता है हर बार, इसको इस तरह से आकलन करना चाहिए। लेकिन ये जरूर जो है मैं कहूँगा कि जब 2 दल साथ मिलकर करते हैं तो अलग अलग एजेंडे के साथ आते हैं, अलग अलग जन समर्थन के साथ आते हैं और उस हिसाब से उस विषय को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अच्छा तालमेल करके गठबंधन चल रहा है। अभी दुष्यंत जी कहीं किसी इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उनसे सवाल किया गया कि सरकार पूरी 5 साल आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा। देखिए, दुष्यंत जी को अपनी बात कहने का हक है, बीजेपी को अपनी बात कहने का मतलब कहीं कोऑर्डिनेशन तालमेल में दिक्कत है? नहीं, तालमेल मैं कह रहा हूँ कि तालमेल में अभी तक तो कोई किसी प्रकार की कठिनाई है नहीं। तालमेल अच्छा चला हुआ है और गठबंधन अच्छा काम कर रहा है। और ये तो हर व्यक्ति के अपने इच्छा, अपेक्षा, संभावना, प्रयास, बहुत बातों पर निर्भर करता है। तो आप भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है? उनके छोटे भाई रोज भाषण करते हैं, इनका डिप्टी हटा दो। उनके छोटे भाई रोज भाषण करते हैं, मीडिया में रोजाना आता है। तो ये इस तरह की चीजें तालमेल पर तो सवाल उठाती हैं। मतलब कोई वैसा ही रह जाएगा ऐसा नहीं है। सपने देखने का सबको आके साहब, राजनीति में किसके सपने रोकेंगे? आम आदमी का सपना नहीं रोक सकते, किसी के नहीं रोक सकते। इसलिए उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। बीजेपी प्रेसिडेंट के नाते मुझे लगता है ठीक चले हुए हैं, बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो आप लोग चलाएंगे अगर मतलब नहीं, जिस तरह से चीजें चली हुई हैं अच्छी चलेंगे तो कौन चुनावों में भी साथ जाएंगे? अब क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं सर। ऐसा है, चुनाव के बारे में अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। पंचायत चुनाव तो सिंबल पर लड़ते नहीं है सामान्य थे। नगर पालिका, नगर निगम ये सिंबल पर लड़ते हैं। तो अभी हमने इसको विषय को छोड़ा है, जिलों पर छोड़ा है। नगर पालिकाओं को वार्ड के चुनाव जिला इकाइयाँ जैसा सोचती हैं उस हिसाब से विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो नगर निगम में इस तरह की स्थिति तो बन सकती है ना कि साथ लड़ लें, कम से कम ये चुनाव तो साथ लड़ लें। ऐसा आगे का तो पता जब नहीं। नगर निगम हुआ था तो हम कुछ सीटों पर साथ लड़े थे पिछले नगर निगम चुनाव में, लेकिन इस बारे में अभी गठबंधन के बारे में कोई बात हुई नहीं हमारी आपस में बैठकर। जब होगी तो आपके साथ साझा करेंगे। अच्छा सर, ये अब पंचायत चुनाव पर कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, तो हटा दी है। हाँ सॉरी, रोक हटा दी है। तो अब इस पर जो फैसला होना है, किस तरह की तैयारी? क्योंकि आपकी पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले से ही हमने पंचायत राज चुनाव के लिए कोरपाल जी की लीडरशिप में कमेटी बनाई हुई है, वो नीचे तक काम कर रही है। विलेज हेड तक हमने बनाए हुए हैं और इसी तरह से हमने नगर निकाय चुनाव के लिए मूलचंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई हुई है। और उसमें तो और भी नीचे हम चले गए हैं कि वो चुनाव थोड़ा जल्दी होने की संभावना हो रही थी, इस चुनाव पर कहीं ना कहीं रोक थी, तो उसमें तो हम अपने बूथ समिति तक बन गई है और हम पूरी तैयारी में हैं। सर एक बात बताइए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, मतलब व्यक्तिगत?
देखिए, सबसे अच्छी बात ये होती है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बाइडेन से बात करते हुए एक बात कही कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। और आज सुबह मैं एक कार्यक्रम में था बहादुरगढ़ में, जहाँ विद्यार्थियों को टैब बांटे जा रहे थे। मुझे आनंद आया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है। डेमोक्रेसी खाते में एक समय था जब डेमोक्रेसी कैसी थी, नेताओं के इर्द गिर्द होती थी। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में हम गए थे, इंदिरा गांधी भिवानी आई थी तो उनको गाड़ी में बैठा देखकर ही खुश हो गए थे, काला चश्मा लगाए हुए। अगली तो राजनीति क्या पूरा देश मोदी जी के इर्द गिर्द है। और उस समय जो है अटल जी का भाषण लोअर चोपटा में सुनने गए थे, वो भाषण मुझे आज तक याद है। लेकिन अब बदल गया है स्वरूप, अब होम डिलीवरी जैसे मार्केट में आ गई है ना, अब राजनीति में भी होम डिलीवरी है। किसान के खाते में किसान सम्मान निधि, किसान के गेहूं के सरसों के पीछे पैसे डायरेक्ट अकाउंट में, आयुष्मान का कार्ड उसके हाथ में डायरेक्ट पेमेंट अस्पताल में जाता है तो सरकार करती है। अब यहाँ भी होम डिलीवरी जैसा विषय। उज्ज्वला की गैस उनके घर में, हर घर में नल से जल। महंगा किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सब्सिडी विहीन है, जो बाकी के लिए वो विषय नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी है उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उन्होंने खुद छोड़ी है सब्सिडी। जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी है उनकी पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं। इसलिए आम लोगों के लिए वो विषय नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने स्वेच्छा से छोड़ी उनका विषय है। और इसलिए उस नाते से आप देखिए कि भारत में एक ग्रुप ऐसा है जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। वो जहाज में भी देखता हूँ कि हम इकोनॉमी में बैठते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव में बैठता है। हम रेल में भी देखते हैं वो हम इसी थर्ड में इसके अलावा 70% जनता है देश में, थर्ड में बैठते हैं तो सेकंड और फर्स्ट में बैठता है। तो भारत में एक तबका ऐसा है, इसलिए सबको एक साथ नहीं नाप सकते। जो ऐसे तबका है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने 80 करोड़ परिवारों के लिए फ्री अनाज पूरे कोरोना के समय देने का काम किया। पूरे देश को फ्री वैक्सीनेट समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया। बिल्कुल, वो बड़ी मुश्किल थी, बड़ा दौर, बहुत बुरा दौर था, पूरी दुनिया के लिए बुरा दौर। बहुत बड़ी बात हुई है। अपने समय में हमने हर अस्पताल को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का क्राइसिस भी देखा और ऑक्सीजन के साथ मशीनें लगते हुए भी देखा कि हर अस्पताल की अब अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई है। कभी जरूरत पड़ेगी तो वो कठिनाइयां आने वाली नहीं है। इस प्रकार से देश भी ऐसी सर उम्मीद कर रहा है। इस प्रकार के मास्क की दिक्कतों से तैयारी कर ली होगी। इतने अच्छे तरीके से देश खड़ा हुआ है। तो मुझे सबसे अच्छे आनंद की बात आपने पूछी थी, आपका सवाल आपको ध्यान रहे कि जब मैं डेमोक्रेसी में अंतिम व्यक्ति को डिलीवरी होते हुए देखता हूँ तो मुझे इसका आनंद होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और शौक है? फिल्में देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखता हूँ, फिल्में मैं कोई भी छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा, कोई नहीं तो कहा, मतलब आजकल तो वो मोबाइल पे देख लेते हैं लोग, नेटफ्लिक्स और इस तरह की ये जो फिल्में प्राइम वीडियो पर देखता हूँ। अभी कपिल जी की बहुत अच्छी फिल्म आई थी 83, बहुत उसने मोटिवेट किया है लोगों को। जो 83 जो वर्ल्ड कप के ऊपर, बाकी सबको भी कहना चाहूंगा कि वो देखना चाहिए। किस जज्बे के साथ कपिल ने उस समय काम किया था, देश के सामने अभी आया है। और भी कई साउथ इंडियन फिल्में आजकल बहुत आ रही हैं। आजकल तो वर्ल्ड फिल्में भी बहुत आ रहे हैं, साउथ कोरियन शो भी सब देख रहे हैं। दुनिया अब छोटी हो गई है। अभी मैंने एक जावा की राजकुमारी का शिक्षा उसने कैसे शुरू की, कार्त्यानी का अभी एक सीरियल मैंने देखा। अब आप दुनिया की सब कल्चर्स को समझ सकते हैं। अब मुझे भी जानकर हैरानी हुई कि साउथ कोरिया की भाषा में 500 शब्द जो है तमिल के हैं। ये अच्छी बात है, सबका कल्चर एक मिक्स। और अम्मा जैसे शब्द हमारी भाषा से वे हुए माँ पिता सब मिक्स हो रहे हैं। लेकिन ये सब आनंद हमारे देश में ही लोग, हमारे देश के सब लोग देख रहे हैं और वो आनंदित होते हैं कि हमारी कल्चर का कहाँ तक प्रभाव है, किस प्रकार का प्रभाव है। तो उस नाते से कभी तमिलनाडु की कोई रानी, वहाँ का भी कोई अयोध्या माना गया, उसकी शादी हुई थी कोई 2000 साल पहले, इसलिए बहुत सारे लोग साथ गए होंगे, इसलिए उतने शब्द वहाँ उस भाषा में आए। तो मीठी रोटी वहाँ की भी डिश है, पूर्ण पोली जो यहाँ की डिश है। तो उस नाते से ये जो अब इसके कारण से जो छोटी हो रही है दुनिया, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क के सीरियल देखता हूँ। ग्लोबल विलेज बन रहा है, हम सुनते ही थे और वो बनते हुए देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका ओम प्रकाश धनखड़ जी, बेहद शानदार तरीके से, बेबाकी से, साफ गोई से सभी सवालों का सामना किया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।